जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 30 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए यदि f(x) इक्वल टू, देखिए f(x) इक्वल टू दिया हुआ है ये, और आपसे कहा जा रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यह एक संतत फलन है। तो संतत फलन होगा तो आपको पता है कि लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट, दोनों की लिमिट इक्वल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है और यहाँ पर x इक्वल टू 10 है। तो हम 2 और 10 पर ही इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पर देखेंगे। x इक्वल टू 2 पर हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे LHL, और LHL में हम मान लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस h और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और देखें 2 माइनस h यानी x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो x की वैल्यू जब लेस देन 2 होगी तो fx की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये fx की वैल्यू 5, अब यहाँ पर यच होता तो यच का मान रखते, यच है नहीं, इसलिए ये वैल्यू 5 हो जाएगी। तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो RHL के लिए हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस h और h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ देखें ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है या मोर देन 2 है। तो x की वैल्यू मोर देन 2 है। तो इसके लिए fx की जो वैल्यू आएगी वो ax प्लस b आएगी। अब x के जगह पे हम 2 प्लस h पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0a, x के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस h और प्लस हो जाएगा b। अब हम यहाँ पर h के जगह पे 0 रख देते हैं। तो h के जगह पे 0 रख देंगे तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस b, यानी ये हो गया 2a प्लस b। तो देखिए आप यहाँ पर राइट की लिमिट निकली है 2a प्लस b और लेफ्ट की लिमिट निकली है 5। तो दोनों लिमिट सेम होंगी। तो अब यहाँ लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, या हम पहले RHL भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा RHL इज इक्वल टू LHL। तो RHL की जो वैल्यू है ये 2a प्लस b है और LHL की जो वैल्यू है ये वैल्यू 5 है। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर लेंगे। अब इसके बाद हम x इक्वल टू 10 पर सॉल्व करेंगे इसको। तो x इक्वल टू 2 पे सॉल्व किए तो एक इक्वेशन मिला। अब फिर हम x इक्वल टू 10 पर यहाँ सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 10 पर तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे और LHL के लिए हम करेंगे क्या, मान लेंगे मोना x इज इक्वल टू 10 माइनस h और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 10। तो अब x की वैल्यू 10 से लेस है। तो जब x की वैल्यू 10 से लेस होगा तो fx की वैल्यू ax प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू हो गई ax प्लस b। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे हम 10 माइनस h कर देंगे। तो ये हो गया a, x के जगह पे 10 माइनस h प्लस हो गया b। अब h के जगह पे 0 कर देते हैं। तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो फिर ये मिल जाएगा 10a प्लस b। तो यहाँ से लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो x इक्वल टू 10 प्लस h कर देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 10
x इज ग्रेटर देन 10, तो जब x इज ग्रेटर देन 10 तो fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 fx के जगह पे 21, अगर h होता तो यहाँ पे 0 रख दे, h ही नहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी 21। और फिर अगर ये कंटिन्यूअस, अगर ये सतत है तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होगी, तो लेफ्ट की जो लिमिट निकली थी यह 10a प्लस b निकली थी और राइट की लिमिट निकली थी 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों से a और b का ही मान पूछा जा रहा था, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को हम यहाँ पहले लिखते हैं 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, और ये है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 10a माइनस 2a 8a हो जाएगा, और 21 माइनस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो a इजकल टू 16/8 कट कर देंगे तो a की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। अब a की वैल्यू आप रख दीजिए किसी में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 4, ये 1 हो गया। तो यहाँ आपको आंसर मिला a इजकल टू 2 और b इजकल टू 1। इसी को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको a और b की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी, a और b की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब अगर हम 31, 32, 33, 34 को देखें तो यहाँ पर जितने भी ये जो चारों क्वेश्चन है ना, उसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो हम आपको बता दें कि एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शन अगर अलग अलग सतत होंगे तो कंबाइंड करने के बाद भी वह फलन सतत हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखते हैं, और 31 में fx इज इक्वल टू दिया गया है cos x स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो दो फलन हैं। अगर थोड़े समय के लिए हम x स्क्वायर को थीटा मान लें तो ये cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा तो cos थीटा परिभाषित फलन है, और परिभाषित फलन, जितने परिभाषित फलन होते हैं सब सतत होते हैं। और दूसरा जो फलन है वो x स्क्वायर है, x स्क्वायर बहुपद है, और जितने भी बहुपद होते हैं सभी सतत फलन होते हैं। तो अगर cos x स्क्वायर अलग से सतत है और x स्क्वायर अलग से सतत है, तो अगर दोनों ये एक साथ ले लिए जाएं तो सतत हो जाएंगे। तो इनको प्रूफ नहीं करना होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे करके आपको लिख देना होता है कि देखें अगर हम, ये तो fx इक्वल टू दिया हुआ है, अगर हम hx इज इक्वल टू मान लें cos x स्क्वायर, और फिर अब कोई दूसरा फलन हम gx मान लेते हैं, तो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये दो फलन है, एक cos x स्क्वायर है और दूसरा अलग से x स्क्वायर है। तो अगर हम cos को देखें तो cos परिभाषित फलन है, cos sin tan ये सब परिभाषित फलन होते हैं, और जितने भी परिभाषित फलन होते हैं सभी सतत होते हैं। और अगर gx को देखा जाए तो gx जो है ये बहुपद है, और जितने भी बहुपद होते हैं सभी परिभाषित होते हैं, और जितने परिभाषित होते हैं सब सतत होते हैं। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो ये fx मिलेगा। fx इसको हम लिख सकते हैं h gx, ऐसे लिख सकते हैं, h gx लिख सकते हैं एक साथ। तो जब इन दोनों को कंबाइन किए हैं तो ये मिला है। तो चूंकि दोनों अलग अलग सतत हैं, अतः इनको कंबाइन करने पर जो फलन मिलेगा वो भी सतत होगा। बस इतना स्टेटमेंट दे करके आप लिख देंगे। अब इसी तरह से अगर हम 32 को देखें तो 32 में आपको दिया हुआ है, देखिए 32 में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड cos x दिया गया है। अब यहाँ भी दो फलन है, एक तो
देखिए अब हम यहाँ से एच एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका cos x, अलग से लिख देंगे cos x। और अगर जी एक्स की वैल्यू देखें तो मॉड के रूप में है, तो मॉड को हम एक साथ लिख देते हैं, यहाँ मॉड x लिख दे रहे हैं, अलग लिख दे रहे हैं, अलग करके इसको सेपरेट करके लिख दे रहे हैं। तो आपको पता है कि cos x परिभाषित फलन है तो ये सतत है। और मॉड यक्स को पिछले ढेर सारे क्वेश्चन में हम लोग दिखा चुके हैं कि ये सतत फलन है। तो चूंकि cos यक्स सतत फलन होता है, मॉड यक्स भी सतत फलन होता है, और दोनों को कंबाइन करने पर ये प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह भी एक सतत फलन होगा। आपको बस ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके लिख देना होगा। इसी तरह से अगर 33 को देखें तो 33 में यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, जांचिए कि क्या साइन मॉड यक्स एक सतत फलन है। तो देखिए अब यहां भी दो फलन हो गए, अलग अलग हैं, एक साइन यक्स है और दूसरा अलग से मॉड एक्स है। तो अगर हम यहां पर देखें तो एच एक्स इज इक्वल टू साइन यक्स, इसको अलग लिख देंगे, और फिर जी एक्स इज इक्वल टू हम मॉड एक्स कर देंगे, अलग अलग, इसको अलग अलग करके लिखे हैं। तो साइन एक्स तो परिभाषित होता है, ये सतत होगा, और मॉड एक्स भी परिभाषित है, ये भी सतत होगा। तो जब दोनों अलग अलग सतत हैं तो उनको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद जो फलन आएगा वो भी एक सतत फलन होगा। यानी 33 को जांच करना था, 33 एक सतत फलन है। अब इसके बाद हम आते हैं 34 पर। तो 34 में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित फलन यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य के बिंदु यानी किन किन बिंदुओं पर यह असतत है, असतत माने सतत नहीं है, किन किन बिंदुओं पर। तो आप देखें ये मॉड यक्स अलग है, अगर इसको हम एच एक्स इक्वल टू ले मॉड एक्स, और फिर अगर हम यहाँ जी एक्स इक्वल टू लें तो जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। तो अब ये जो है ये सतत होता है, मॉड एक्स सतत होता है और मॉड एक्स प्लस 1 भी सतत होता है। तो अगर ये सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, तो सतत फलन में से सतत फलन को माइनस करते हैं तो वो भी सतत फलन ही आता है, उसको जोड़े तब घटाएं तो फलन सतत ही होगा। इसका मतलब कि ये जो 34 होगा यह फलन सतत होगा। तो जब सतत होगा तो इस पर कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जिस पर यह असतत हो, यानी सभी बिंदुओं पर दिया गया फलन सतत होगा, यानी असांतत्य का कोई बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 5.1 थे, ये पूरी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग अवकलनीयता को पढ़ेंगे, यानी डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो अभी तक प्रश्नावली 5.1 में हम लोग सांतत्य देखे हैं और अगली प्रश्नावली में हम लोग अवकलनीयता देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अवकलनीयता के लिए होगा, यानी डिफरेंशियबिलिटी के लिए होगा। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।